हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और उसमें हम बात कर रहे थे फैक्टर्स जो इस रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। तो टोटल 4 फैक्टर की मैंने बात करी थी, जिसमें से हम 3 डिस्कस कर चुके। पहला था सबस्ट्रेट, जो कोई भी एल्काइल या एराइल हो सकता है जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। सेकेंड होता है लिविंग ग्रुप, जो उस एल्काइल से लीव करता है। थर्ड होता है सॉल्वेंट, ठीक है, जो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके थे। और आज हम बात करने वाले फोर्थ फैक्टर न्यूक्लियोफाइल पे, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो न्यूक्लियोफाइल हम क्या बोलते हैं? जो न्यूक्लियस लविंग होता है। न्यूक्लियस लविंग मतलब जो क्या करेगा, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो न्यूक्लियस लविंग का मतलब है न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट वही होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा। तो यही डेफिनेशन मैंने बताया था जब हमने न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को पहली बार पढ़ा था। तो मैंने बोला था कि फिर लुईस बेस का भी तो यही काम है, वो भी लोन पेयर को डोनेट करता है। तो दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? ठीक है, तो हाँ, इसमें एक बेसिक डिफरेंस होता है। तो वही मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ कि न्यूक्लियोफाइल और बेस में डिफरेंस क्या है बेसिक। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल जैसे बेस की बेसिसिटी होती है, वैसे न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जो उसकी एबिलिटी या टेंडेंसी होती है, उसको हम कंपेयर करेंगे। उसके लिए कुछ हमने रूल्स बना रखे, ठीक है। तो वो हम देखेंगे वन बाय वन। तो पहले बात करते हैं हम न्यूक्लियोफाइल और बेस क्या है। तो एक रिएक्शन लिखी है मैंने सिंपल सी, CH3O-, वो रिएक्शन कर रहा है CH3Cl के साथ, और यहाँ से क्या है, ये अटैक करा CH3 पे, Cl-, ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करके हेट्रोलाइटिक लेवल जो हुआ, इसने अपना लोन पेयर, ये बॉन्डेड जो है सिग्मा बॉन्ड को अपने लोन पेयर के फॉर्म में लिया और इससे अटैच हो गया ये OCH3 और ये Cl- निकल गया। तो एक रिएक्शन ये है। सेम CH3 की रिएक्शन मैंने एक कराई है, CH3O- और H2 के साथ रिएक्शन कराई है। और यहाँ से इससे क्या, H2 के पास H+ और OH- होता है, तो यहाँ से इसने H+ लिया तो CH3OH बनाया और OH- निकल गया। दोनों रिएक्शन में ही CH3O- है। यहां मैंने इसके नीचे लिख दिया बेस और यहां इसके नीचे लिख दिया मैंने Nu-, मतलब न्यूक्लियोफाइल। इस रिएक्शन में एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है और इस रिएक्शन में एज ए बेस बिहेव कर रहा है। कैसे पता लग रहा है? न्यूक्लियोफाइल का सिंपल सा काम होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला जो भी काम है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी, और या जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन को सिंपली डोनेट करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो ये अपना लोन पेयर लेके निकल गया, ठीक है, बॉन्डेड पेयर का। ये कैसा हो जाएगा, CH3+, मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा जब ये अटैक करेगा। तो इसके साथ इसने बॉन्ड करा, मतलब ये क्या करता है, इसके पास जो लोन पेयर है और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो हो जाएगा CH3+ के फॉर्म में, ठीक है, सिंपल वे में बता रहा हूँ, ऐसे एक्चुअल में होता नहीं, वो पार्शियली चार्ज होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और डोनेट करेगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, एक एक्सेप्टर होता है, एक डोनर होता है। जो डोनर होता है उसके पास खुद का एक लोन पेयर होता है, जो एक्सेप्टर होता है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल इसका जो Cl- निकल जाएगा तो वैकेंट ऑर्बिटल हो जाएगा, ये लोन पेयर को इसको डोनेट करेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है एज ए न्यूक्लियोफाइल जब बिहेव करेगा। बेस जब बिहेव करेगा तो बेस का सिंपल सा एक काम होता है H+ को एब्स्ट्रैक्ट करना या H+ को निकाल देना, ठीक है। तो यहाँ पर ये H2 या किसी से भी H+ निकाल रहा है तो मैं उसको सिंपल से क्या बोलूंगा, बेस बोलूंगा। उसके अलावा और कोई किसी के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो यहाँ पे भी बन रहा है एक तरीके से कि H+ और CH3CO- के बीच में, हाँ, लेकिन वो स्पेसिफिक सिर्फ H को निकाल रहा है, H+ को निकाल रहा है, तब मैं उसको हमेशा क्या बोलूंगा, बेस। उसके अलावा और किसी के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। बेसिक सा डिफरेंस यही है कि बेस के अंदर हमेशा H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और वो क्या करेगा, बनाएगा इसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यही मैंने इसकी डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा है। सेकेंड जो पॉइंट लिखा, इट हैज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी टू जनरेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी जो मुझे दिख रहा है, डोनेट करेगा और डोनेट करने के बाद क्या बनाएगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अगर बेस की बात करें तो सेकेंड पॉइंट इसमें लिखा, इट हैज प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, मतलब ये क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट करने की, ठीक है। कहने का मतलब कहने का तरीका बिल्कुल अलग है कि एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसके साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा और एक रहेगा कि उसके पास H+ आ जाए, एक्सेप्ट कर ले। ये डोनेट करना चाह रहा है कौन, न्यूक्लियोफाइल, जबकि जो बेस है वो सिर्फ H+ का वेट करता है कि उसके पास H+ आ जाए तो वो क्या करे, सिर्फ H+ को, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले, तो वो कैसे काम करेगा, बेस जैसे काम करेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखा है इसमें, इट जनरली शोज इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे देख भी रहो
मैंने जो एरो बनाया एक ही डायरेक्शन में, ये जनरली क्या इरिवर्सिबल टाइप की रिएक्शन शो करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये थोड़ा अनस्टेबल फॉर्म में था, तो ये क्या स्टेबल होने के लिए, ठीक है, स्टेबल होने के लिए इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तभी रिएक्शन क्या जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी। ये जो लीविंग ग्रुप यहाँ पे था, ये जो लीविंग ग्रुप यहाँ था, ये लीविंग ग्रुप थोड़ा स्टेबल होगा तभी ये इजिली लीव करेगा, अगर नहीं होगा तो लीव नहीं करेगा, उसी डायरेक्शन में रिएक्शन रहेगी। तो जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो जनरली होती है वो जनरली लिख रहा हूँ कि कहीं हो सकता है रिवर्सिबल भी जाए, वो हम देख लेंगे, स्पेसिफिक कोई रिएक्शन होगी, लेकिन इन जनरल हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है किसके अंदर, न्यूक्लियोफाइल के अंदर। इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर क्या करता है कि रिएक्शन का जाएगी सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगी। दूसरा, जो बेस वाली रिएक्शन होती, ठीक है, जहां ये एज ए बेस के जैसे काम करता है, तो इट जनरली शोज रिवर्सिबल रिएक्शन, और दिख रहा है मैंने, ठीक है, हाफ हेडेड डबल एरो लगा है, ठीक है, हाफ एरो ऊपर और हाफ एरो इस साइड में, मतलब ये कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन में जनरली जो बेसिक प्रॉपर्टी वो रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर क्या करता है, शो करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो बेस है, ठीक है, क्योंकि ये क्या बना, ये बेस है, तो इसका क्या बना, कॉन्जुगेट एसिड बना। तो एसिड बेस ये रिएक्शन हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग से वीक, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ, ठीक है, कहाँ से मूव करते हो हमें पता है, ठीक है, वीक एसिड सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड से कहाँ, वीक एसिड की तरफ मूव करेगी, या स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस की तरफ मूव करेगी। तो रिएक्शन की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। तो बेसिक जो ये रिएक्शन एज ए बेस काम करता है तो वो रिवर्सिबल होती है, और जब एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है तो ये क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा है, इट फॉर्म रेट कंट्रोल प्रोडक्ट दैट इज काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। देखो सिंपल सी बात है, अगर ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाएगी, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे किस स्पीड से जा रही है, ठीक है। ये प्रोडक्ट, अब हमारा जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, जो प्रोडक्ट हमें बन रहा है वो कितना जल्दी बन रहा है, किस स्पीड से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम उसको बोलते हैं रेट कंट्रोल प्रोडक्ट। रेट का मतलब क्या है, स्पीड सिंपली, ठीक है, रेट का मतलब क्या है, स्पीड, और कितनी स्पीडली, कितना जल्दी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, तो इस तरह को हम क्या बोलते हैं, इट फॉर्म रेट कंट्रोल प्रोडक्ट। और ये रेट कंट्रोल प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि ये इरिवर्सिबल टाइप की रिएक्शन, सब इंटर रिलेटेड है ये, ठीक है, क्योंकि वापस तो आ नहीं सकता वो। अगर ये बन भी जा रहा है तो इससे ऐसा तो नहीं है कि अगर ये स्टेबल कम है तो भी उसमें कन्वर्ट हो जाए, नहीं, हम कन्वर्ट ही नहीं होना चाहिए, बात लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं प्रोडक्ट बनने के बाद वापस वो रिएक्टेंट बन जाए। तो वो अभी डिसाइड करेगा कि रिएक्शन की स्पीड जो है, ठीक है, जो रिएक्शन की स्पीड है उस पर डिपेंड कर रहा है कि रिएक्शन इरिवर्सिबल क्यों है, ठीक है। अगर इरिवर्सिबल है रिएक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो वो स्पीड से डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, कितना जल्दी बनेगा। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं काइनेटिकली, ठीक है, काइनेटिक का मतलब स्पीड होता है, ऐसे बोल सकते हैं काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, मतलब वो स्पीड पे डिपेंड करेगी, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो स्पीड पे, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ रेट पे। अब ये थोड़ा सा सुनने में बार बार अजीब से लग रहा हो, सर क्या रेट बोल रहे हो, क्या काइनेटिकली बोल रहे हो। देखो पहली चीज़ तो मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जो रेट वाला टर्म है हमारा स्पेसिफिक फिजिकल केमिस्ट्री का 12th क्लास का ही चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स। रेट क्या होती है, रेट लॉ क्या होता है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, किस तरीके से ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, ठीक है, ये कुछ कॉमन वर्ड, रेट कांस्टेंट क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, ये सब चीज़ें हम उसमें पूरा डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म जो मैंने बताया वो भी वहाँ पे देखेंगे एक अलग तरीके से, लेकिन है सारी चीज़ें सेम ही, तो वो और वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा आइडिया मैं यहाँ पे भी दे दूंगा जहाँ जहाँ जरूरत होगी, लेकिन उसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, और यहाँ मैंने एक वर्ड यूज लिखा थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, ये हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, दोनों में एक डिफरेंस है। काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट का मतलब है कि स्पीड से डिसाइड होगा कि प्रोडक्ट कितना जल्दी फास्ट बन रहा है। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट का मतलब है कि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी से डिसाइड करेंगे कि जो ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उस साइड जाना चाहिए। कैसे, इसमें बोला इट फॉर्म स्टेबिलिटी कंट्रोल प्रोडक्ट। स्टेबिलिटी कंट्रोल प्रोडक्ट का मतलब है क्योंकि इसमें डायरेक्शन जो है रिएक्शन की दोनों साइड में, फॉरवर्ड भी जा सकती है, बैकवर्ड भी जा सकती है। अब ये फॉरवर्ड ज़्यादा जाएगी तो तब जाएगी जब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, बैकवर्ड ज़्यादा जा रही है इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से जिसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी रिएक्शन की डायरेक्शन क्या रहेगी, उसी तरफ ज़्यादा रहेगी। मतलब हमें जो इक्विलिब्रियम में जो कंसंट्रेशन मिलेगा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, उसी का कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगा जो ज़्यादा स्टेबल होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है हम, ठीक है। ये केमिकल इक्विलिब्रियम हम पढ़ चुके हैं। लेकिन ये जो बोल रहा है कि स्टेबिलिटी कंट्रोल प्रोडक्ट का मतलब यही है कि रिवर्सिबल डायरेक्शन में क्या बनना है वो डिसाइड करेगा कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की ज़्यादा है या प्रोडक्ट की ज़्यादा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट,
ठीक है, टीसीपी शॉर्ट में बोलते हैं, और इसको काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट मतलब केसीबी शॉर्ट में बोलते हैं। इरिवर्सिबल डायरेक्शन को एक ही डायरेक्शन में जाएगी तो स्टेबिलिटी की बात ही नहीं करेंगे। अब ये स्टेबल हो या नहीं हो, अगर रिएक्शन को इधर करवाना तो करवाना है, मैं अब कैसे भी करवाऊँ टेम्परेचर प्रेशर को वेरी करके। अब कितनी स्पीड से होता है वो मुझे देखना है। यहाँ पर क्या रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में आ जा सकती है, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा कि प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा या नहीं होगा वो डिसाइड करेगा प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे। अगर प्रोडक्ट स्टेबल ज़्यादा होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में ज़्यादा जाएगी, अगर प्रोडक्ट स्टेबल कम होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड में ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, एज सिंपल इज दैट। तो ऐसी रिएक्शन को हम जो स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है उनको हम बोलते हैं टीसीपी, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। इसको हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप दे रहा हूँ। और जो सिर्फ स्पीड पे और रेट पे डिपेंड करती है उसको बोलते हैं काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, इसको हम शॉर्ट में और केसीबी बोलते हैं। तो थोड़े से कुछ पॉइंट्स थोड़े से हो सकते हैं समझ में नहीं आए हो, ठीक है, स्पेशली टीसीपी या केसीबी, इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे तो परेशान मत होना। बेसिक डिफरेंस जो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल और बेस के अंदर डिफरेंस ये होता है कि न्यूक्लियोफाइल तो कोई भी हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, नहीं, लेकिन बेस वही होगा जो किसको डोनेट कर रहा है, सिर्फ H+ को डोनेट कर रहा है, या ऐसे बोल सकते हैं जो सिर्फ H के साथ बॉन्ड बना रहा है या H+ को एक्सेप्ट कर रहा है। सिंपल सी बात, न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, ठीक है, और बेस कौन होगा जो लोन पेयर को डोनेट तो कर रहा है लेकिन सिर्फ किसको, H+ को, या ऐसे बोल सकते हैं H+ को जो एक्सेप्ट कर रहा है। अब न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये तो हुआ बेसिक सा डिफरेंस। अब न्यूक्लियोफाइल जो है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? न्यूक्लियोफिलिसिटी किसी भी न्यूक्लियोफाइल की वो टेंडेंसी या वो एबिलिटी है कि कितना इजीली और कितना जल्दी, ठीक है, कितना इजीली और कितना जल्दी वो क्या करे, अपना लोन पेयर किसी को भी डोनेट कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलते हैं। और न्यूक्लियोफिलिसिटी हम अलग अलग, ठीक है, हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम या आयंस जो भी दे रखे उसको हम कंपेयर करेंगे और पहचानेंगे कैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा हो सकती है, किसकी कम हो सकती है। ठीक है, तो उनके लिए हमने कुछ रूल्स बना रखे, उनको 1 बाय 1 हम देखेंगे। तो पहले तो इसको एक बार कॉपी कर ले, फिर मैं डिफाइन करता हूँ न्यूक्लियोफिलिसिटी और फिर हम उस रूल्स पे आएंगे। यानी तो वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूँ न्यूक्लियोफाइल के लिए हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी। एक्चुअल में इसको और क्या बोलते हैं, इसको ऐसे भी और सिंपल वर्ड में ऐसे भी बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, कितना इजीली डोनेट करे और कितना जल्दी या फास्ट डोनेट करे। ठीक है, तो वो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कितना अच्छे से कर सकता है। तो उसी को हम जो जितना अच्छे से डोनेट कर पाएगा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो हम उसी को बोल रहे हैं कि किसी भी न्यूक्लियोफाइल की वो क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। हम न्यूक्लियोफिलिसिटी को हम किसी भी न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसी को मैं मॉडिफाइड करके लिख देता हूँ, न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जो जितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन पेयर जल्दी डोनेट करेगा, जितना इजीली करेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, इट इज अ टेंडेंसी, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ nucleophile to donate lone pair of electron to generate coordinate bond। ठीक है, तो इसको एक बार जल्दी से कॉपी कर लें। फिर हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के नीचे लिख लेना चाहो तो एक पॉइंट,
न्यूक्लियोफिलिसिटी ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी कैन बी डिटरमाइन बाय फॉलोइंग रूल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ 5-6 रूल्स पढ़ने वाले, उनकी हेल्प से हम किसी भी न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी को हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। तो इसको एक बार कॉपी कर ले, फिर लिख रहा हूँ मैं फर्स्ट रूल। ठीक है, ये अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है नहीं, तो यही लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, इसी के नीचे लिखना कंटिन्यू। इसमें लिखे सबसे पहले रूल 1। ठीक है, रूल 1 क्या है, अगर मैं सिंपली कंपेयर करूं, ठीक है, अगर मैंने बोला OH माइनस और H2 ये मैंने ले लिया, OH माइनस और H2 ये मैंने लिया, और दोनों में से मैं पूछ रहा हूँ कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल है, या कौन इजीली लोन पेयर को डोनेट करेगा, या न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा है। तो इधर हमें पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज इधर ही होगा, और इस पे क्या होंगे 3 लोन पेयर, इस पे क्या होंगे, ये न्यूट्रल है तो इस पे क्या होंगे 2 लोन पेयर। तो दोनों में से अच्छा, ठीक है, दोनों में से अच्छा लोन पेयर डोनेट कौन करेगा, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वही डोनेट करेगा। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर OH माइनस हाइड्रोक्साइड जो आयन है वो बेटर डोनर होगा लोन पेयर का एज कंपेयर टू H2 वाटर मॉलिक्यूल जो कि न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल है तो स्टेबल है, और ये नेगेटिव है तो थोड़ा अनस्टेबल है, तो डोनेट करके ये क्या बनाना चाहेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना चाहेगा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी भी इसको मिल जाएगी, और वैसे भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके पास ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा क्या करेगा, डोनेट करेगा। ऐसे अगर मैं कंपेयर कर दूँ RO माइनस और ROH, इसमें बात करूँ तो वापस यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, यहाँ पर 3 लोन पेयर, तो दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छा डोनर होगा, RO माइनस बिल्कुल, क्योंकि इसमें वापस से इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और वो ईजिली क्या कर पाएगा, डोनेट कर पाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ PHO माइनस और PHOH, ठीक है, इसमें से कौन लोन पेयर को डोनेट करेगा। तो यहाँ पे भी ये O माइनस भी इसके साथ क्या होगा, कॉन्जुगेशन में होगा, इधर भी इसके लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होंगे, कॉन्जुगेशन में तो दोनों ही फिनाइल के साथ, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास ज़्यादा है तो ये अच्छा क्या होगा, डोनर होगा, तो ये अच्छा बेटर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। फिर इसी तरीके से अगर मैंने RC डबल बॉन्ड O माइनस और RC डबल बॉन्ड OH ले लिया, वापस यहाँ पे 3 लोन पेयर, यहाँ पे 2 लोन पेयर, तो ये क्या होगा, अच्छा डोनर होगा यानी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कंपेयर कर लूँ H2O और H3O प्लस के अंदर, मतलब H2O के बाद 2 लोन पेयर थे, यहाँ पर उसने क्या करा, एक लोन पेयर के साथ H के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, तो उस केस में अब यहाँ पर क्या हो गया, इसके पास एक ही लोन पेयर बचा, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसमें से अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, तो इसमें अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, इसके ऊपर 2 लोन पेयर है, ये न्यूट्रल है, इस पर तो ऑलरेडी पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज आने के बाद, और वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, तो और थोड़ी अपना लोन पेयर डोनेट करना चाहेगा। ठीक है, तो बेटर कौन सा होगा, इसमें H2 होगा, H2 और H3O प्लस में से अगर कंपेयर करें। इसी तरीके से अगर हम देखें SH माइनस और H2S, ठीक है, SH में से एक H हटा दो, H प्लस, तो क्या बन जाएगा SH माइनस, तो वापस से, ठीक है, इसी तरीके से
NH2 माइनस और NH3। तो नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पर क्या आएंगे, 2 लोन पेयर, इधर 1 लोन पेयर, तो इसमें से क्या आ जाएगा ये सारे एग्जाम्पल को अगर जितने भी लिखे मैंने, ठीक है, इन सबको ध्यान से देखोगे तो एक चीज़ आपको क्या मिलेगी, कॉमन मिलेगी। कॉमन क्या मिलेगी कि सब में एक H की कमी है। देखना, एक H का डिफरेंस है, मतलब H2O, इधर एक H कम हो गया, फिर यहाँ से एक H कम हो गया, यहाँ से H निकाला ये बन गया, H निकाला ये बन गया, इसमें भी क्या है, यहाँ से H निकालोगे तो वापस यही बनेगा, ठीक है। इसमें देख सकते हो, इसमें H2 में से H निकालोगे तो OH माइनस, और H3O प्लस में से H निकालोगे तो H2 बन जाएगा। सेम चीज़ यही है। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि यहाँ से अगर H प्लस निकाल रहा हूँ तो वो क्या बनेगा, ये एसिड बनेगा। एसिड क्या करता है, H प्लस देता है, तो ये इसका क्या बनेगा, ये कॉन्जुगेट बेस बनेगा। ये आ रही बात समझ में, ये क्या एसिड है और ये H प्लस दे रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये H2 है, ठीक है, तो H2 क्या कर रहा है, OH माइनस प्लस H प्लस, तो यहाँ पर ये कैसे हो गया, ये हमारे लिए क्या हो गया, एसिड हो गया, और ये उसका क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस हो गया, यानी, ठीक है। तो एसिड कॉन्जुगेट बेस, एसिड कॉन्जुगेट बेस, एसिड कॉन्जुगेट बेस, एसिड कॉन्जुगेट बेस, तो इस साइड वाले एसिड, इस साइड वाले कॉन्जुगेट बेस। तो इन जनरल, ठीक है, इसी तरीके से मैंने इसलिए लिखा कि इन जनरल मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो भी कॉन्जुगेट बेस होंगे, जो भी कॉन्जुगेट बेस होंगे वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होंगे उसके करस्पॉन्डिंग एसिड से। तो रूल 1 मैंने क्या लिखा है कि अगर आपके पास कोई एसिड दे रखा है और उसका कोई क्या दे रखा है, कॉन्जुगेट बेस दे रखा है, तो जो भी हमारे पास कॉन्जुगेट बेस होंगे वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होंगे, उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू उसके एसिड से, ठीक है। तो यह है रूल 1, इसको करें जल्दी से कॉपी। फिर लिखे रूल 2, ठीक है, तो मैं इसी को यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ। रूल 2 क्या है, ठीक है, तो ये रूल्स जितने में लिखा रहा हूँ इनको सबको याद रखना है, लॉजिक सबके बताते चल रहा हूँ मैं। रूल 2 मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं क्या करूँ, रूल 2 है, मैं बोल रहा हूँ अगर मैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूव करूं, लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, तो ऐसे में न्यूक्लियोफिलिसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। लेफ्ट टू राइट मूव करूं तो ऐसे पे न्यूक्लियोफिलिसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो एग्जांपल के लिए अगर मैंने इस तरीके से ले लिया CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस और F माइनस, तो इन चारों में अगर मैं कंपेयर करूं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा होगी, या ऐसे बोल सकता हूं न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या है कि कौन इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो मुझे पता है कि जब मैं लेफ्ट टू राइट मूव करता हूं, ठीक है, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी क्या होगी इस केस में, बढ़ जाती है। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करना चाहेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ से कंक्लूजन में निकाल सकता हूँ कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करना जाएगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, nucleophilicity is inversely proportional to electronegativity। ठीक है, इसी पे। ठीक है, तो अब यहाँ से इसमें कंपैरिजन बता दो। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, उसके बाद उससे ज़्यादा नाइट्रोजन की, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन की और सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की। तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, SH माइनस और Cl माइनस दोनों में से बताएं किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है, यानी SH माइनस और Cl माइनस। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, हमको पता है कि क्लोरीन क्या आएगा, राइट में आएगा, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरीके से एक और चीज़ मैं किससे रिलेट कर रहा हूँ, CH3 फिर CH3 CH डबल बॉन्ड CH नेगेटिव और CH3 CH2 CH2 नेगेटिव। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड, C पे एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर एक लोन पेयर CH3 CH CH डबल बॉन्ड। ठीक है, 1 2 3 और एक 4, और यहाँ पर CH3 CH2 CH2 लोन पेयर। इसमें से अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा या न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा होगी? तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, sp कार्बन है, यहाँ पर sp2 कार्बन है, और यहाँ पर कैसा है ये sp3 कार्बन है। तो हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मैंने कंपेयर कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp कार्बन की सबसे ज़्यादा होती है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, इसकी सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। तो रूल 2 क्या है, लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल मैंने लिखा है। और क्या बोल सकते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी हम बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का न्यूक्लियोफिलिसिटी पे क्या इफेक्ट होगा नहीं। ठीक है, तो इसको कॉपी कर ले। फिर बात करते हैं रूल 3 की। लेफ्ट टू राइट मैंने बात करी है, तो उसी तरीके से मैं कैसे बात कर लेता हूँ, टॉप टू बॉटम की। टॉप टू बॉटम जब हम जाएंगे तो इसमें ये जो थर्ड रूल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल है, ये मैं उसी तरीके से रूल लिखा रहा हूँ जैसे रिएक्शंस में हमें यूज़ हो सकते हैं, जैसे हमें कंपेयर करने पड़ सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय। ठीक है, उसी तरीके से लिखा रहा हूँ मैं। तो रूल 3 और ये इंपॉर्टेंट भी है ना, इसमें लिखना टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब इसमें क्या है, दो चीज़ें। अभी तक तो क्या था कि हमारे पास लेफ्ट टू राइट जब गए थे तब हमने सिंपल बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर करा था, लेकिन जब हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो इस तरीके में हमें जो जनरली रिएक्शंस में यूज़ होता है वही मैं बता रहा हूँ कि हमें अगर मीडियम मेंशन कर दिया, ठीक है, लेफ्ट टू राइट में इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर टॉप टू बॉटम की बात करें और उसमें उसने मीडियम मेंशन कर दिया तब हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं, ठीक है, और इस तरीके से पूछा जाता है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ केस 1। ठीक है, केस 1, क्योंकि हमें पता है दो तरह के मीडियम
हमें पता है जो सॉल्वेंट है, मतलब मीडियम का मतलब जो सॉल्वेंट है वो नॉन पोलर भी हो सकता है और पोलर भी हो सकता है। तो नॉन पोलर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बस बात कर रहा हूँ किसकी, पोलर की। पोलर में भी दो तरीके होते हैं, पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक, ठीक है, पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक। तो दोनों सॉल्वेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहला मैं ले रहा हूँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, हमने पढ़ चुके हैं सॉल्वेंट वाले फैक्टर में कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैटायन और एनायन दोनों को सॉल्वेट कर देता है, उनका सॉल्वेशन कर देता है, जबकि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट सिर्फ और सिर्फ कैटायन का, सिर्फ और सिर्फ किसका कर पाता है, कैटायन का सॉल्वेशन करवा पाता है, एनायन का नहीं करवा पाता, ठीक है। तो कैसे इफेक्ट करता है इसको हम देखते हैं। देखिए जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो इसको चलो एग्जांपल से ले लेते हैं। अगर मैं ऐसे यही इन्हीं को कंपेयर करूं, ठीक है, टॉप टू बॉटम, मतलब मैंने कंपेयर करा F माइनस को, Cl माइनस को, Br माइनस और I माइनस, टॉप टू बॉटम हो गया पीरियोडिक टेबल में। तो एक बार इसी को मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में लूंगा और एक बार इसी को मैं किस में लूंगा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जब मैं डालूंगा तो ये क्या है, सारे क्या है, एनायन है। तो एनायन का क्या होगा, सॉल्वेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखना, जब हम टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल, जब टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल हम मूव कर रहे हैं, तो देखना चार्ज डेंसिटी, ये वर्ड आपने पीरियोडिक या बॉन्डिंग में सुना होगा, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन साइज, सॉरी, ठीक है। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज अपॉन साइज। मतलब किसी भी कैटायन या एनायन या किसी भी आयन के लिए अगर मैं बोल लूँ चार्ज डेंसिटी, तो उसके ऊपर जो भी चार्ज है, -1 तो 1, -2 तो 2, -3 तो 3, 4, 5 जो भी है, +1 +2 +3, वो चार्ज और साइज उसकी जो है, जो चार्ज डेंसिटी जो है इसको बोलते हैं चार्ज अपॉन साइज। तो टॉप टू बॉटम मतलब इस तरीके से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो चार्ज डेंसिटी पे क्या इफेक्ट होगा? चार्ज तो देखना सब पे -1 -1 है, तो चार्ज तो हुआ सेम। टॉप टू बॉटम जाने पे साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो साइज अगर बढ़ रहा है, ठीक है, साइज बढ़ रहा है, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। तो क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ रहा है, तो ये जो चार्ज डेंसिटी है, ये चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। आ रही बात सुनने? तो टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल जाने पर चार्ज डेंसिटी जो भी हमारे आयन है उनकी क्या हो रही है? चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होने का क्या मतलब है? चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होने का मतलब है कि इस फ्लोरीन या किसी भी आयन जो हमें दे रखा है, ठीक है, जो अभी हमें क्योंकि चारों क्या दे रखा है? एनायन। तो जो भी हमें एनायन दे रखे, उनको सॉल्वेट होने की जो टेंडेंसी वो कितनी ज़्यादा है। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि ये है मेरे पास फ्लोरीन और ये है मेरे पास आयोडीन, साइज का फर्क होगा, बढ़ेगी। इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके ऊपर जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा उसका क्या होगा? सॉल्वेशन ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल इसको क्या करेंगे? सराउंड कर लेंगे ऐसे मल्टीपल लेयर में। जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतना ही क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा इस तरीके से, ठीक है, मल्टीपल लेयर बहुत सारी में। इसकी चार्ज डेंसिटी कम है तो इसको सॉल्वेट, इसका सॉल्वेशन, इसका सॉल्वलाइसिस कम होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी साइज भी एक तो ज़्यादा है और चार्ज डेंसिटी कम होगा, तो इसका सॉल्वलाइसिस क्या होगा? कम होगा नहीं, या सॉल्वेशन इसका कम होगा। तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, सॉरी, टॉप टू बॉटम जाने पे चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, तो जो सॉल्वेशन होगा या सॉल्वेशन की जो टेंडेंसी है वो क्या होगी? वो भी कम होगी, ठीक है, सॉल्वेशन की टेंडेंसी कम होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अब दोनों में से बताए, एक इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है और एक इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, किसके लिए इजी होगा? यहाँ पर तो चार्ज डेंसिटी इतनी हाई है कि चारों तरफ से उसने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ने क्या करा? इसको चारों तरफ से क्या करा? घेर लिया है नहीं, ठीक है, तो ये डोनेट ही नहीं करवा पा रहा। यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कम है तो इसको
कम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ने घेरा, या इसमें साइज बड़ा होने की वजह से, बल्कीनेस होने की वजह से इसमें क्या है, पूरी तरीके से इसको क्या करा, कवर नहीं कर पाया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बिल्कुल कैपेबिलिटी रहेगी कुछ ना कुछ, यहाँ तो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। तो सॉल्वेशन जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे तो सॉल्वेशन क्या होगा, कम होगा। तो सॉल्वेशन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो टेंडेंसी है वो क्या होगी, बढ़ेगी। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ गई तो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर मैं इसमें कंपेयर करूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में, तो आयोडाइड आयन की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। कब, अगर हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, यानी ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो ठीक है। फिर से सुन लेना, टॉप टू बॉटम जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो चार्ज डेंसिटी कम होगी, तो सॉल्वेशन कम होगा, सॉल्वेशन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये है कब, जब हमारे पास एनायन किसके अंदर है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर है। इसी तरीके अगर मैं कंपेयर करूं, ठीक है, इसको अगर मैं फर्स्ट मान लूं, ठीक है, इसी तरीके से और मैं कंपेयर करूं, यहां पर मैंने लिखा RO माइनस और RS माइनस, ठीक है, इसमें बताए कंपेयर करके, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ कि किस में न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। या फिर मैं ऐसे लिख दूँ OH माइनस और SH माइनस, तो वापस से देखें RR तो दोनों में सेम है, O माइनस और S माइनस, साइज इसकी बड़ी है और कैसा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। सेम यहाँ पर भी यही लॉजिक है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, वहाँ पे सल्फर है, सल्फर की साइज बड़ी होगी, चार्ज डेंसिटी इसकी कम होगी, चार्ज डेंसिटी कम होगी तो सॉल्वेशन इसका कम होगा, सॉल्वेशन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ इसको, अगर मैं कंक्लूड करूँ तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है एनाइन की, टॉप टू बॉटम जब हम चलते हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में हम चले तो न्यूक्लियोफिलिसिटी वो किस पे डिपेंड कर रही है अल्टीमेटली, ऐसे बोल सकता हूँ, जैसे जैसे नीचे जा रहे तो साइज बढ़ रही है और साइज बढ़ रही है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे मैं कंक्लूजन लिख दे रहा हूँ, इस केस में, किस केस में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी ठीक है, is proportional to size of donating atom, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ डोनेटिंग एटम। जितनी ज़्यादा, ठीक है, जितनी ज़्यादा क्या होगी, डोनेटिंग एटम की साइज होगी, ठीक है, साइज ऑफ, ऐसे लिख लो, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम, ठीक है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम की साइज होगी, साइज बढ़ती जाएगी तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ती जाएगी। इसी में अगर मैं बात करूँ केस टू का मतलब है, यहाँ पर क्या ले लूँ मैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ले लूँ, ठीक है। इसी में अब मैं क्या ले लूँ इसको, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट मैंने ले लिया, ठीक है। इसलिए सब चीज़ में पहले बता दिए, प्रोटिक, अप्रोटिक, पोलर, नॉन पोलर कैसे इफेक्ट होगा, ठीक है। तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जब मैं ले लूँगा तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की खास बात क्या है, इट कैन ओनली सॉल्वेट कैटायन, ये सिर्फ कैटायन को सॉल्वेट करता है। तो अगर मेरे को कंपेयर करना है फ्लोरीन,
फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, इसमें अगर मुझे कंपेयर करना है कि किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी या किसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो क्योंकि इसमें कोई सॉल्वेशन ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो सारे क्या एनाइन है और एनाइन का सॉल्वेशन अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट करता ही नहीं है, तो सॉल्वेशन वाली बात ही खत्म हो गई। तो अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, या मैं कैसे बोल सकता हूँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, चार्ज अपॉन साइज। तो ये सब पे चार्ज तो सेम ही है और साइज छोटा है, तो ये सबसे ज़्यादा डोनेट करना चाहेगा, क्योंकि इसका चार्ज तो क्या हो जाएगा पूरे उसके ऊपर, ठीक है, जो बड़ा साइज है आयोडीन के पूरे पे चार्ज क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, तो ये थोड़ा सा स्टेबल होगा, जबकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर ज़्यादा होने से, साइज छोटे होने से इलेक्ट्रॉन को जल्दी से क्या करना चाहेगा, डोनेट करना चाहेगा। दूसरे वे में ऐसे में बोल सकता हूँ क्या कि ये कैसा है, बेस के फॉर्म में, ये कैसा है, वीक बेस है, और ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों? क्योंकि HF कैसा होता है, HF कैसा होता है, वीक एसिड होता है, और HI कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो HI स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट कैसा होगा, वीक बेस होगा, यानी ठीक है। और वीक बेस क्यों है, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है और वो थोड़ा कम स्टेबल है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस है। आ रही बात समझ, सब उसी चीज़ से रिलेट कर रहा हूँ। तो मैंने अल्टीमेटली इसको क्या करा, बेसिसिटी से रिलेट कर दिया। नहीं तो मैं इसको क्या ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी फ्लोराइड की सबसे ज़्यादा, क्लोराइड की, फिर ब्रोमाइड की सबसे कम, आयोडाइड की। क्यों? क्योंकि आयोडाइड की तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, स्टेबल ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करना चाहेगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर फ्लोराइड की स्टेबिलिटी सबसे कम है तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से क्या करना चाहेगा, डोनेट करना चाहेगा, और डोनेट करना चाहेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या जाएगी, ज़्यादा जाएगी। तो अगर पोलर अप्रोटिक है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये क्या है, वीक बेस है, ठीक है। तो वीक जो बेस होगा उसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो जो और ये क्या है मेरे पास, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी करना चाहेगा, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं जैसे इसमें कंक्लूजन लिखा वैसे इसमें अगर मैं लिखना चाहूँ तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे लिख सकता हूं मैं, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। इसके बेसिक स्ट्रेंथ की क्या होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। कब? पोलर अप्रोटिक में। और पोलर प्रोटिक में कैसे चेक करोगे, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम, ठीक है। तो ये दोनों मीडियम का, सॉल्वेंट का डिफरेंस है कि अप्रोटिक होगा तो कैसे चेक करोगे और प्रोटिक होगा तो कैसे चेक करोगे, ठीक है। दोनों के रीजन और लॉजिक मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसको जल्दी से कॉपी कर ले, रूल 3। फिर बात करते हैं रूल 4 की, यानी ठीक है। तो इसको कॉपी कर ले वीडियो को पॉज करके। रूल 4, रूल 4 को देखें। इसमें मैं कह रहा हूं अगर हमारे पास ऐसे दो आयंस या कंपाउंड या कुछ दे दिया जिसमें डोनेटिंग एटम दोनों में ही सेम है, तब कैसे कंपेयर करोगे, ठीक है। तो यहां लिख रहा हूं मैं, रूल 4, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे पास जो डोनेटिंग एटम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम इज सेम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम इज सेम, तब कैसे इसमें कंपेयर करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा, इसमें बताए CH3O- और pH या बेंजीन रिंग पे मैंने O-, ठीक है। दोनों में से कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा या न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर
यहाँ पर मैंने लगा दिया NH2 और यहाँ पे भी लगा दिया मैंने NH2। नेक्स्ट CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस PHC डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, तो इनमें से आप कंपेयर करें, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं सिर्फ PHO माइनस। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ OH माइनस और OR माइनस। इसमें हमें कंपेयर करना है कि बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा। तो देखिए सभी के अंदर देखे, जैसे फर्स्ट वाले में देखोगे तो डोनेटिंग मतलब लोन पेयर को डोनेट कौन कर रहा है, दोनों ही केस में ऑक्सीजन कर रहा है। तो डोनेटिंग एटम क्या हो गया हमारा, सेम हो गया। अब कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसमें देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, इसके पास भी 3 लोन पेयर, यहाँ पे भी 3 लोन पेयर, लेकिन ये क्या दे रहा है, यहाँ पर प्लस आई दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा रहा है, जबकि ये क्या है, रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, रेजोनेंस की वजह से ये क्या करेगा, ये जो लोन पेयर है इसमें क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। मतलब ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, जबकि यहाँ पे लोकलाइज्ड लोन पेयर है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अल्टीमेटली किसके पास ज़्यादा होगी, इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई की वजह से और बढ़ रहा है, ऊपर से ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है। तो इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी को मेरे को देखना है किस में ज़्यादा है। यहाँ पर भी देखिए नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। ठीक है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। यहाँ पे 6 मेंबर साइक्लिक रिंग है और यहाँ पर क्या है, बेंजीन रिंग है। तो बेंजीन के अंदर क्या करेगा, ये कॉन्जुगेशन करेगा, रेजोनेंस करेगा, तो इसकी क्या हो जाएगी, डोनेटिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी, जबकि यहाँ पर लोकलाइज्ड है, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होगा। दोनों में नाइट्रोजन ही है, ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, दोनों में से कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो दोनों में ध्यान से देखोगे तो ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा और ये C डबल बॉन्ड O के साथ डबल सिंगल लोन पेयर, ये कॉन्जुगेशन है। तो बेटर ये होगा या ये होगा, तो इसमें से बेटर ये वाला होगा। क्यों होगा, रेजोनेंस करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या इक्वल RS है, पर क्या है 2 इक्वल RS है, और यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, रेजोनेंस होगा। ठीक है, भले RS इसकी ज़्यादा बन जाए, लेकिन इक्वल RS वाला हमेशा क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, रेजोनेंस होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, सेम यहाँ पर भी क्या होगा, रेजोनेंस होगा। ठीक है, तो चाहो तो रीज़न लिख सकते हो। इसी तरीके से OH माइनस और OR माइनस, दोनों में से ज़्यादा कौन होगा, तो O पे O सेम हो गए एटम तो, और H और R में से देखेंगे तो R क्या देगा, प्लस I देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ाएगा, जबकि H कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं देगा, मतलब वो उसको इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा, डोनेट करना चाहेगा। इसी को अगर मैं देखता, अगर बेसिक स्ट्रेंथ से इनमें से कंपेयर कर लूँ मैं, कौन सी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है मेरा, सारे कंपाउंड सेम है, इनमें कंपेयर करना बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या, लोन पेयर जो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, या जिसमें लोन पेयर को वही एक्सेप्ट करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, ऐसे बोल सकता हूँ मैं। तो दोनों में कंपेयर करोगे तो स्ट्रॉन्ग बेस वापस से यही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, वापस स्ट्रॉन्ग बेस यही रहेगा, इसमें भी स्ट्रॉन्ग बेस यही रहेगा, क्योंकि उसका जो कॉन्जुगेट है, ठीक है, ये कॉन्जुगेट क्या स्टेबल है। ठीक है, ये फिर स्ट्रॉन्ग बेस क्या रहेगा, क्योंकि ये इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर अगर इसको कंक्लूड करूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम सेम है, तो इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो प्रोपोर्शनल होगी बेसिक स्ट्रेंथ की। ठीक है, तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वही इसकी क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी। कि जितना अच्छा H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो वही करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी है, तो वो उतना ही वो क्या होगा, अच्छा बेस होगा, और उतनी वैसी उसकी क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी होगी। ठीक है, तो ये फोर्थ हमारा रूल था, या फोर्थ कैटेगरी थी जिसमें हमने इसको क्या करा, कैटेगराइज करा। एक लास्ट रूल जो फिफ्थ रूल है, ठीक है, जो फिफ्थ रूल है उसको देख ले एक बार, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लेना।
फिफ्थ रूल ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये जनरली पूछा जाता है, नहीं ठीक है, पूछा जाता है मतलब कन्फ्यूजन करने के लिए। तो इसमें एक बार देख ले किस तरीके से, और स्पेसिफिक एक एग्जांपल है उसके थ्रू पूछा जाता है ये, तो वो मैं बता देता हूँ। रूल फिफ्थ जो है, ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर इस तरीके से हमें दे दिया, हमें कंपाउंड दे दिए, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे CH3O-, ठीक है, फिर CH3 CH2O-, CH3 CH CH3O-, CH3C इनमें हमें कंपेयर करना है। अगर मैं इसको नंबरिंग दे दूं, यह है 1, यह है 2, यह है 3 और ये है 4। और चलो मैं इसमें स्पेस ऐसे लिख देता हूँ, एक बार मेरे को इसमें कंपेयर करनी है बेसिक स्ट्रेंथ को, और एक बार मुझे कंपेयर करनी है इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को, ठीक है। तो एक बार वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से इसको आंसर देने की, इसको लॉजिकली सोचने की कोशिश करें कि इसमें क्या ऑर्डर होगा, बेसिक स्ट्रेंथ का और न्यूक्लियोफिलिसिटी का, या न्यूक्लियोफाइल कौन स्ट्रांग होगा और कौन सा वीक होगा, वो ऑर्डर बताना है। चलो ऑर्डर में लिख देता हूँ। इसमें जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वो 1 से ज़्यादा 2, 2 से ज़्यादा 3, 3 से ज़्यादा 4 होगा यानी, और जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा इसमें वो बिल्कुल इसका उल्टा ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। आंसर ही बता दिया, लॉजिक थोड़ा सा सोच ले, रीज़न सोच ले क्या हो सकता है, ठीक है। अब सुनिएगा, कई लोगों को हो सकता है क्लिक कराओ एक आध बच्चों को। देखो बेसिक स्ट्रेंथ हम किसको बोलते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि जो हमारे पास लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर, या जो हमारे पास लोन पेयर है वो क्या कर रहा है, H+ या प्रोटोन को क्या करे, एक्सेप्ट करे। जैसे मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में बात करा, बेस क्या करता है, जनरली H+ को एक्सेप्ट करता है, तो कहीं से भी आके इसके ऊपर H+ जुड़ जाएगी। कौन ज़्यादा H+ जोड़ेगा, कौन ज़्यादा H+ जोड़ेगा, तो यहाँ पर देखोगे आप कौन ज़्यादा H+ जोड़ेगा, तो ये है मेरे पास, ठीक है, इसको बोल सकता हूँ 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री कार्बन है और ये 3 डिग्री कार्बन है। इधर +I बढ़ रहा है तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा रहा है, इस पे अकेला मिथाइल 1 +I है, या इथाइल का +I है, या 2 डिग्री का, ठीक है, और ज़्यादा होता है 1 डिग्री से, और 3 डिग्री का 2 डिग्री से और ज़्यादा, मतलब +I बढ़ रहा है। मतलब ऑक्सीजन पे अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, यहाँ इस 1 से लेके 4 तक क्या हो रही है, बढ़ रही है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी जल्दी H+ को क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ उतनी क्या हो जाएगी, इसकी अच्छी हो जाएगी। इसलिए 1 से ज़्यादा 2, 2 से ज़्यादा 3, 3 से ज़्यादा 4, मतलब लेफ्ट टू राइट, इसमें मतलब मिथाइल से लेके 3 डिग्री तक मूव करने पे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी उल्टी की हो गई है भाई। न्यूक्लियोफिलिसिटी भी तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, बिल्कुल सही है। इसमें बेसिक स्ट्रेंथ में H+ को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। मतलब ऐसे मान लो कि वो खुद यहाँ खड़ा है और उसको H+ को लेकर आना है, तो H+ को लेके कौन आएगा, जिसमें अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जितना ज़्यादा लालच वो देगा इलेक्ट्रॉन का कि मैं जल्दी दे दूंगा, मेरे पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जा, तो H+ को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, तो वो तो भी बेसिक स्ट्रेंथ। न्यूक्लियोफिलिसिटी के अंदर क्या है, वो जाएगा किसी मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करने। जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में जब डिफरेंस लिखाया था लेक्चर के स्टार्टिंग में, तो मैंने रिएक्शन में बताया था, वो क्या करेगा, अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल खुद जाएगा अटैक करना। तो न्यूक्लियोफाइल जितना बल्की होगा उतना ही वो उससे रिएक्ट करने में उसके लिए क्या होगी, मुश्किल होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। जैसे जैसे इतना बड़ा मॉलिक्यूल किसी से जाके रिएक्ट करेगा, तो 3 डिग्री से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोफाइल इतना बल्की हो गया कि इससे रिएक्ट करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसकी तरफ सराउंडिंग एटम इतने सारे मिथाइल 3 मिथाइल ग्रुप लग गए।
तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा तो वो इजीली उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करवा पाएगा। जितना यहाँ पे छोटा मॉलिक्यूल है, जितना छोटा मॉलिक्यूल है उतना ही, ठीक है, वो क्या करेगा, उसके साथ इजीली रिएक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर, ठीक है, रीजन में लिख देता हूँ कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, ठीक है, ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है इस ऑर्डर में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस से, स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से वो जब जिस भी रिएजेंट से अटैक करेगा तो वो उसके लिए थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल होगा, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो स्पेसिफिक एग्जाम्पल से इसको ध्यान आप रखिएगा। तो ये अभी तक हमने पढ़ लिए जो 4 फैक्टर है, चारों फैक्टर हमने पढ़ लिए। पहला फैक्टर हमने सबस्ट्रेट, फिर लिविंग ग्रुप, फिर सॉल्वेंट और लास्ट में न्यूक्लियोफिलिसिटी। चारों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब तक ऑर्गेनिक चलेगी चारों फैक्टर कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में यूज होंगे, तो इनको ध्यान से एक बार याद रखें। जो जो पॉइंट्स मैंने याद करने के लिए बोला था, ये 5 रूल आपको याद होने चाहिए, देखिए 5 लिखा है, 5 रूल ये याद होने चाहिए। फिर कौन से प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, कौन से अप्रोटिक होते हैं, ठीक है, वो भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से जो जो चीज़ मैंने याद करने के लिए बोला वो याद होनी चाहिए, और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। लॉजिक में ऑलमोस्ट हर चीज़ के बताते चल रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट कंक्लूजन, ठीक है, रूल 1, रूल 2, 3, 4 इनके कंक्लूजन भी आपको याद हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक। तो एक बार इसको कॉपी कर ले।